हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल कि पीरियोडिक टेबल में किन किन साइंटिस्ट का क्या क्या योगदान रहा। पहले हम ये डिस्कस करेंगे, राइट। तो पिछले लेक्चर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, बोर्ड थोड़ा सा विजिबल नहीं था, ऊपर मैं लिख रही थी। तो जो मैंने पिछले लेक्चर में पहले 6 मिनट में पढ़ाया वो मैं जल्दी से ब्रीफ कर देती हूँ, राइट। मैंने ये पढ़ाया था पिछले लेक्चर में कि जो वीक एसिड या वीक बेस होते हैं, वीक एसिड या वीक बेस होते हैं, उनके डिसोसिएशन के लिए कुछ एनर्जी नीडेड होती है। क्यों? क्योंकि उनका अल्फ़ा 1 के बराबर नहीं होता, इसलिए उनकी डिसोसिएशन के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है अपनी तरफ से, राइट। तो जो एनर्जी -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट रिलीज़ होती है नॉर्मल स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस के केस में, उससे कम एनर्जी रिलीज़ होती है वीक एसिड या वीक बेस के केस में। क्यों? क्योंकि उसमें हमें कुछ एनर्जी खुद से देनी पड़ती है डिसोसिएशन के लिए, तो इससे कम एनर्जी रिलीज़ होती है इन वीक एसिड एंड वीक बेस। एक तो ये पॉइंट था हमारा, ठीक है। एक पॉइंट था HF। जो HF एसिड होता है इसमें एनर्जी -13.7 से ज़्यादा रिलीज़ होती है। कितनी रिलीज़ होती है? -16.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। और इसका रीज़न क्या था? जो इसमें एनायनिक पार्ट है, F नेगेटिव है, F नेगेटिव वाला पार्ट है, उसकी हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है। क्या होती है इसके पास? हाई हाइड्रेशन एनर्जी, जिसकी वजह से इसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -16.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट आती है, जो कि 13.7 से बड़ा है अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंपेयर करूँ तो ये दो बातें हमने करी थी जो मैंने पहले 6 मिनट में पढ़ाया था और वो क्लियर नहीं था बोर्ड पे ऊपर, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल की तरफ। सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले आया था लॉ ऑफ ट्रायड। वेट अ मिनट, मुझे ये नतीजे मिले। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये किसने दिया था। ये दिया था डोबर्नियर ने। एंड कल के लेक्चर में मैंने ग्रुप 15 जो नाइट्रोजन फैमिली होती है उसको मैंने ये लिखवाया था। इसमें आपने ये स्पेलिंग करेक्ट कर लेनी है। इसकी स्पेलिंग है, ये बीच में टी भी आएगा, राइट। और ये किस पे बेस्ड था? बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। इसको लॉ ऑफ ट्रायड क्यों कहते हैं? ट्रायड क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स का सेट बनाया। 3 एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया, A B C, ठीक है।
इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में इन सच अ वे कि जो बी का एटॉमिक वेट होगा वो A+C/2 के बराबर होगा। और एक एनसीईआरटी का ये पॉइंट जो हमें इसमें पढ़ना होता है वो ये होता है कि जो बी की फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो ए की फिजिकल प्रॉपर्टीज प्लस सी की फिजिकल प्रॉपर्टीज बाय 2 होंगी। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लॉ ऑफ ट्राइड वाज प्रपोज्ड बाय डोबर्नियर। ये एटॉमिक वेट पे बेस्ड था। इसमें 3 एलिमेंट्स का हम एक सेट बना लेते हैं। जैसे मैंने 3 एलिमेंट्स लिए ए बी एंड सी, इनको मैंने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में लिख दिया। और फिर क्या आएगा मेरे पास कि जो बी का एटॉमिक वेट है वो A+C/2 के इक्वल होगा या नियरली इक्वल होगा। और एनसीईआरटी के एक पॉइंट होता है कि जो बी का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी मीन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए एंड सी के बराबर होगा। मतलब इसका एटॉमिक वेट तो होगा ही एवरेज, बट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी एवरेज होंगी, यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेंगी। यानी कि इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, इसका बहुत ही कम है, तो इसका क्या मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसका इंटरमीडिएट मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, राइट। तो ये था लॉ ऑफ ट्राइड। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी होते हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें आयरन, कोबाल्ट एंड निकल इसका एग्जाम्पल नहीं होता। ये आपको याद रखना है कि कई जगह क्या होता है, ऐसे पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलो डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड, ऐसे। तो आपको क्या याद रखना है, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फॉलो डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड, तो उसमें हमें क्या याद रखना होता है कि जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो सेम ग्रुप के होने चाहिए, सेम ग्रुप के। और आपको पता है आयरन, कोबाल्ट, निकल सेम ग्रुप के तो होते नहीं हैं, इनकी तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ग्रुप 1 के हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ग्रुप 2 के हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप 17 के हैं, बट आयरन, कोबाल्ट, निकल सेम ग्रुप के नहीं है, तो ये एग्जाम्पल नहीं होगा। ये याद रखना है कि वो सेम ग्रुप के होने चाहिए एग्जाम्पल जो होंगे। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, तभी ये वाला मॉडल रिजेक्ट हुआ और दूसरा मॉडल आया। कि it was not applicable to all the elements known at that time. Elements with different physical properties were arranged
इन अ ट्राइड। तो इसकी दो लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से ये मॉडल बाकी मॉडल से रिप्लेस हो गया, राइट। यस। तो हमने डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड को कंप्लीट करा है। इसके बाद आता है टेल्यूरिक हेलिक्स फॉर्म। It was proposed by राइट। तो टेल्यूरिक हेलिक्स फॉर्म को स्क्रू फॉर्म या सिलेंड्रिकल फॉर्म भी कहते हैं। इट वॉज प्रपोज बाय चांस कोटियस बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। इसमें 16 इक्विडिस्टेंट लाइंस थी और इसमें हेलिक्स जो था वो 45 डिग्री पे बनाया गया था टू द एक्सिस। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिसके जिसके बेसिस पे क्वेश्चन बनता है। और एक और बात, ये जो मैं लिखवा रही हूँ कि सबसे पहले डोबर्नियर आया, उसके बाद चांस कोटियस आया, फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आया, फिर लॉथर मेयर प्लॉट आया एंड लास्ट में मेंडलीव आया। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। तो वो भी आपको दिमाग में रखना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि किस ऑर्डर में वो डिस्कवर हुए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वो भी याद रखना है। तो टेल्यूरिक हेलिक्स में सिर्फ इतना ही था। Yes. Moving on. Law of octaves.
तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में हमें सिर्फ इतने पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये किसने प्रपोज किया था. इट वाज प्रपोज्ड बाय न्यूलैंड. इसका क्या कहना था कि जैसे एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू फर्स्ट वन. जैसे हम म्यूज़िक में सुनते हैं, म्यूज़िकल नोट सुनते हैं, सा रे गा मा पा धा नी के बाद दोबारा से सा आ जाता है. नी के बाद दोबारा से क्या आ जाता है? सा आ जाता है. दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8. यानी कि एवरी एट्थ एलिमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट वन, हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट वन. तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हर एक एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करेगी. बट इसकी लिमिटेशन क्या थी कि ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था. इट वाज फेल्ड ड्यू टू वैलिड अप टू कैल्शियम ओनली. इसके आगे ये नहीं बन पा रहा था. उसके बाद आपको ये याद रखना है कि ये एटॉमिक वेट पर बेस्ड था. अभी तक जितने भी आए वो सारे एटॉमिक वेट पर बेस्ड थे. और ये फेल क्यों हुआ? क्योंकि डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस हो गया, राइट. तो फ्लोरीन के बाद नियॉन लिखना पड़ा. और नियॉन को जब हम यहाँ लिखेंगे तो लिथियम और नियॉन की प्रॉपर्टी तो मैच करेगी नहीं, राइट. तो ये वाला जो था वो फेल हो गया था मॉडल ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस. यस, तो अब हमें नेक्स्ट बढ़ना है. दैट इज लॉथर मेयर प्लॉट. यस, लॉथर मेयर प्लॉट में हमें ये क्या याद रखना होता है कि एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सेम पोजीशन इन द प्लॉट, राइट. ये इन्होंने 3 चीज़ों के ऊपर ग्राफ प्लॉट किया था. एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस मेल्टिंग पॉइंट. तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे इनके प्लॉट में ऐसी ऐसी लाइनें सी आई, ऐसे कर्व से आए. जब इन्होंने ऐसे प्लॉट किया तो इन्होंने देखा कि क्रेस्ट पे हर किसी की क्रेस्ट पे सिर्फ एल्कली मेटल्स मिल रहे हैं, राइट. यानी कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स दिख रहे हैं. असेंडिंग मतलब ये
ये असेंडिंग पे हमें क्या दिख रहे हैं, हेलोजेंस दिख रहे हैं। डिसेंडिंग मतलब ये जब हम ढलान से नीचे उतरते हैं तो वो डिसेंडिंग हो गया, राइट। इस पे हमें मिल रहे हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और ट्रफ यानी कि नीचे ये पॉइंट्स, इस पे हमें क्या मिल रहा है, मेटल्स या मेटलॉइड्स या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मिल रहे हैं, कुछ भी कह लो यहाँ। ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता आपसे, मेन तो ये 3 ऊपर वाले पूछे जाते हैं कि क्रेस्ट पे क्या मिलता है, असेंडिंग पे क्या मिलता है, डिसेंडिंग पे क्या मिलता है। तो ये याद रखने वाली चीज़ थी लॉथर मेयर प्लॉट में। और ये भी एटॉमिक वेट पर ही बेस्ड था लॉ, सॉरी प्लॉट। अब हम आते हैं मेंडलीव पे, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। यस, तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ सिंपली किस पे बेस्ड था, एटॉमिक वेट पर बेस्ड था। ही वॉज द फर्स्ट टू गिव टेबुलर फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये पहला साइंटिस्ट था
जिसने पीरियोडिक टेबल को टेबुलर फॉर्म प्रोवाइड की थी, राइट. ही कॉल्ड वर्टिकल कॉलम्स एज ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज एज पीरियड्स. उस टाइम पे जब मेंडलीव का टाइम था तब 63 एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम. तो 8 ग्रुप्स थे. उसने क्या किया, पूरे पीरियोडिक टेबल को 8 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया. जैसे मैंने ये ग्रुप्स के नेम लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसने हर एक ग्रुप को ए और बी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक्सेप्ट ग्रुप 8 जिसको उसने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, और ग्रुप 8 में उसने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा. उसने मतलब हर एक ग्रुप को जैसे ग्रुप 1 को कैटेगरी ए कैटेगरी बी में डिवाइड कर दिया, बट उसने 8th वाले को 3 में डिवाइड कर दिया. ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में भी आयरन, कोबाल्ट और निकल रखा है. अब जब नोबल गैस डिस्कवर हुई तो मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किसने दिया, रैमसे ने दिया. रैमसे गेव मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, राइट. और जैसे ही मॉडिफाइड फॉर्म आई तो मॉडिफाइड फॉर्म में क्या मॉडिफिकेशन थी, उसमें 0 ग्रुप भी ऐड हो रखा था जिसमें नोबल गैसेस रखी गई, और 0 ग्रुप और 8 ग्रुप्स, जो ये इसने 8 ग्रुप्स बनाए और 0 ग्रुप को ऐड करके टोटल कितने ग्रुप्स बन गए मॉडिफाइड फॉर्म में, 9 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स. पहले कितने थे, 8 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स थे, राइट. अब हमें इसके कुछ मेरिट्स और इसके कुछ डीमेरिट्स के बारे में पता होना चाहिए. मेरिट्स में क्या आता है, इसमें करेक्शन इन एटॉमिक वेट, next is prediction of element. यस, तो मेरिट्स में क्या आता है, सबसे पहले इसने एटॉमिक वेट को करेक्ट किया, किन एलिमेंट्स के, इन एलिमेंट्स के, यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड, प्लेटिनम, राइट. इनके एटॉमिक वेट को इसने करेक्ट किया. या आपको पता होना चाहिए कि किसके एटॉमिक वेट को इसने करेक्ट किया, किन एलिमेंट्स के, ये भी पूछा जा सकता है. प्रिडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं भी हुए थे उनके लिए अपने पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ दी और कहा कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आएंगे जो आगे फ्यूचर में डिस्कवर होंगे. मतलब इसने फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर लिया और एलिमेंट्स मतलब प्रिडिक्ट कर लिया कि ये एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, उनकी ये प्रॉपर्टीज़ होंगी. तो इसने कहा जर्मेनियम को ए का सिलिकन, गैलियम को ए का एल्यूमिनियम, स्कैंडियम को ए का बोरोन एंड टेक्नीशियम को ए का मैंगनीज, राइट. तो ये इसकी 2 मेरिट्स थी. अब हमें डीमेरिट्स पता होने चाहिए.
ये जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो भी एटॉमिक वेट पर ही बेस्ड था। यस, तो इसके डीमेरिट्स 3 रहे। सबसे पहला आता है एनॉमलस पेयर। एनॉमलस पेयर का क्या मतलब होता है, ये जो लॉ था ये एटॉमिक वेट पर बेस्ड था। वेट अ मिनट, यस, ये जो लॉ था ये एटॉमिक वेट पर बेस्ड था। तो हुआ क्या कि इसको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस ऑर्डर में लिखना चाहिए था, राइट। बट इसने क्या किया, प्रॉपर्टीज़ को सिमिलर करने के लिए, यानी कि सेम प्रॉपर्टीज़ वाले सेम ग्रुप में आ जाए, इसने क्या किया, जिसका एटॉमिक वेट बड़ा था उसको पीछे रख दिया और जिसका कम था उसको आगे रख दिया और जिसका ज़्यादा था उसको पीछे रख दिया, यानी कि इंटरचेंज कर दी पोजीशन जस्ट टू मैच द प्रॉपर्टीज़। अगर मैं इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में लिखती तो प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं हो रही थी कॉलम वाइज, राइट। इसलिए प्रॉपर्टीज़ को मैच करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एलिमेंट्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। मतलब किन किन की पोजीशंस को इंटरचेंज किया, आर्गन पोटेशियम की, टेल्यूरियम आयोडीन की, TH and PA की एंड कोबाल्ट निकल की। देन क्या आता है, नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स। अब हमें पता है कि ये जो लॉ है ये एटॉमिक वेट पर बेस्ड है। एटॉमिक वेट तो आइसोटोप्स का भी डिफरेंट होता है, आइसोटोप्स का तो सिर्फ एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक वेट तो डिफरेंट होता है। तो आइसोटोप्स को भी अलग से पोजीशन देनी चाहिए थी इसे, क्योंकि इसका जो लॉ है वो एटॉमिक वेट पर बेस्ड है और हर एक आइसोटोप का एटॉमिक वेट अलग होता है। फिर आता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट असाइंड करेक्टली। ये तो अभी भी इतना कुछ असाइन करेक्टली नहीं है, अभी भी कन्फ्यूजन ही रहती है कि ग्रुप 1 का है या ग्रुप 17 का है। तो इसको हम बीच में कहीं लिख देते हैं ऊपर करके। तो ये तो अभी भी प्रॉब्लम है, बट ये दोनों प्रॉब्लम्स इसके साथ थी। तो इसी के साथ हमारा हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल होता है ख़त्म। अगली क्लास से हम करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोज़ले ने दिया था और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे। एंड इसी के साथ हमारी हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल पूरा कंप्लीट होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप याद रखना। टिल देन पढ़ते रहिए, बाय बाय।